ब्याज दरों में कटौती से छोटी बचत योजनाओं के ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए। इसका कारण ये है कि बैंकों की जमा पर ब्याज दरें कम होने लगी, जबकि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अभी भी अच्छी। इसके अलावा प्रवीण सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि बैंकों को जमा राशि जुटाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये पूरा मामला है क्या सर, हम आपसे समझना चाहेंगे। जैसे लगातार जो आरबीआई ने 2 मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में ताबड़तोड़ 0.25%, 0.25%, और अब तो देखिए 50 बेसिस पॉइंट। आप खुद भी कह रहे थे कि पूरे अगर कैलेंडर ईयर में बात करें विशाल, तो 100 बीपीएस की कटौती कर दी है, और हूबहू सीआरआर कुंभ में भी इस बार 100 बीपीएस की कटौती कर दी। इसका इफेक्ट जो है अब देखिए डिपॉजिट्स पर पड़ने लगा है सर। नहीं, बिल्कुल ये चिंता तो पिछले साल से आरबीआई कर रहा है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने के लिए प्रयास करें, और अब समस्या डिपॉजिट ग्रोथ की लगातार बैंकों के सामने बनी हुई है। अब इसमें दिक्कत ये आ गई है, और इसका एक कंज्यूमर एंगल है और एक मान लीजिए बैंकों का एंगल है। कंज्यूमर एंगल से तो चीज़ें ठीक है, बैंकों के लिए समस्या ये है कि अब उनके सामने जब ब्याज दरें नीचे आई हैं जी, ऐसे में लोगों के पास जब ऑप्शन होगा कि उनको ज़्यादा ब्याज कहीं से मिल सकता है, तो वो बैंकों में पैसा जमा क्यों कराएं, बैंकों में एफडी कोई क्यों कराए। क्योंकि बैंकों ने लगातार पहले वाले जो रेट कट हुआ था उसके बाद से डिपॉजिट रेट में कमी करना शुरू कर दिया है। हमारे पास आंकड़े भी प्रवीण सर, उसके बाद चर्चा में आगे लिए चलेंगे। बिल्कुल। अब मैं कोशिश करूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कि आप स्क्रीन पर वो आंकड़ा चलाएं जिसमें हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए सर, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है, उस पर आधार पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट में अभी एसबीआई में आपको कहें तो 2.70% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि आप छोटी बचत योजनाओं में देखेंगे तो वहां आपको 4% का रिटर्न मिल रहा है। 1 साल की एफडी की बात करें तो एसबीआई में आपको जहां 6.30% का रिटर्न मिलेगा, तो वहीं आपको छोटी बचत योजना में 6.9, 5 साल की एफडी में 6.55, तो एनएससी में यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसमें 7.7% का आपको रिटर्न मिलेगा। 10 साल की एफडी की बात की जाए तो वहाँ 6.3% मिल रहा है एसबीआई में। तो वहीं सुकन्या समृद्धि योजना से अगर हम लोगों ने इसका कंपैरिजन किया तो वहाँ 8.2% का तगड़ा आपको रिटर्न मिल रहा है। 2% का गैप है सर, जबकि हम लोग तो आपसे डिस्कस करते रहते थे कि बैंक का पूरा धंधा ही 1% के मार्जिन पर चलता है, यानी 7% के दर पर हम लोग बैंक में एफडी कराते हैं और 8% के दर पर बैंक जो है लोन्स देती हैं, तो 1% का जो मार्जिन है उसी पर पूरा धंधा चलता है। यहाँ तो 2% का गैप है सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंकों की समस्या ये है कि एक तो उनका क्रेडिट ऑफटेक नहीं बढ़ रहा है। अभी हमने मनी सेंट्रल में ही संभवतः डिस्कस किया था कि जो बैंकों का FY25 में अगर हम देखेंगे तो जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 12.1% के अराउंड रही है। इसको आसान भाषा में समझा दीजिए सर हमारे व्यूअर्स को, क्रेडिट ऑफटेक और क्रेडिट ग्रोथ को। क्रेडिट ऑफटेक या क्रेडिट ग्रोथ एक तरह से कर्ज बांटने में जो ग्रोथ आती है उसको, जब आपने मान लीजिए पिछले साल 100 रुपये बांटा तो इस अगले साल आपने 112 रुपये बांटे। अच्छा, तो ये 12 रुपये की जो ग्रोथ है वो 12% की ग्रोथ एक तरह से हुई। इससे 1 साल पहले 16% की ग्रोथ थी क्रेडिट ऑफटेक की, जो या क्रेडिट ग्रोथ अगर हम जिसको कहें। तो क्रेडिट बांटने का जो ग्रोथ है उसमें कमी आ रही है। दूसरी तरफ डिपॉजिट आपके पास आ नहीं रहे, डिपॉजिट के लिए लगातार बैंकों का संघर्ष बना हुआ है। तीसरी चीज, बैंक जो अब एफडी ऑफर कर पा रहे हैं वो एफडी कम दाम पे ऑफर कर पा रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने रेट ही घटा दिए। चौथी चीज ये है कि जब लगभग आप बताइए कि एक तरफ 1 साल का जो आपका सेविंग अकाउंट का, माफ कीजिए, जो बैंकों का ब्याज दर है वो 2.7% है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का 4% है, तो आप गैप देख लीजिए जी। तो कस्टमर्स के पास ऐसे वक्त पर एक बड़ा मौका यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो बैंकों में एफडी करने की बजाय पोस्ट ऑफिस की सरकारी, जहाँ पे कि आपकी पूरी रकम की गारंटी भी है। बैंकों में 5 लाख रुपए तक का पैसा सेफ है, केवल डाकखाने में अगर आप जाते हैं वहां करते हैं तो वो पूरी सरकार की गारंटी है, उसमें आपकी एक पैसा सुरक्षित है। मतलब वहां डीआईजीसी वाला मामला नहीं है, वहां डीआईजीसी का जैसा कोई मसला नहीं है क्योंकि सरकार की गारंटी है उसमें आपके पास। तो बहुत लुक्रेटिव है फिर सब। दूसरी चीज फायदा क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एनएससी देख लीजिए, पीपीएफ देख लीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स, तो कन्या समृद्धि देख लीजिए जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट है जी। तीसरी चीज 8%, 8.2%, 8.4% जैसे ऊंचे ब्याज हैं जी। आपको 7.1% से लेके 8.2% तक के तगड़े ब्याज हैं, चाहे केवीपी देख लीजिए, पीपीएफ देख लीजिए या एनएससी देख लीजिए ऐसे।
तो ये फायदा है, टैक्स एफिशिएंसी का फायदा है। सरकार को फायदा ये है कि सरकार को एक लंबे वक्त की पूंजी मिलती है और उस पैसे को सरकार जो है कैपेक्स पर खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा उसको सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबे वक्त के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है। सरकार को लंबे वक्त के लिए पूंजी मिलती है। लोगों को भी फायदा इस लिहाज से कि आपने एक बार में पैसा डाल दिया, कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो गया ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर। क्वार्टरली रिवीजन होता है बहुत सारी स्कीमों का स्मॉल सेविंग्स में, लेकिन ज़्यादातर में मतलब कोई बदलाव नहीं। अभी अगर आप पिछले उसमें देख लीजिए कुछ वक्त में, तो कोई खास बदलाव सरकार ने इनके इंटरेस्ट रेट में नहीं किया। इसी वजह से क्योंकि आम जनता जो है देश भर की, वो जो डाक खाने की स्कीमें हैं या डाकघर की स्कीम है उसमें पैसा लगाती है। तो लोगों को एक तरह से साफ तौर पे फायदा है कि ऐसे वक्त पर जबकि ब्याज दरें निचले साइकिल की तरफ जा रही हैं, आप अपना पैसा डाक खाने की स्कीमों में लगाकर 2-3% का सीधा स्प्रेड आप उस वहां के मुकाबले यहाँ ले सकते हैं। जी, एक और फायदा ले सकते हैं होम लोन के मामले में भी सर। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा गया कि रेट कट हुई है, तो विशाल अब जो है होम लोन जो है वो सस्ते मिलेंगे, EMI घटने वाली है। लेकिन वहाँ भी एक पेंच है सर, वहाँ एक पेंच है MCLR वर्सेज RLLR वाला। वो वाला मामला क्या है सर, जरा वो भी बता दीजिए। रेपो लिंक्ड वर्सेज ये MCLR वाला। बिल्कुल, तो उसमें मामला ये है कि जो पुराने बोरोवर हैं जिनके पास पहले से होम लोन मान लीजिए मौजूद है, बैंक उनको जो RBI का रेट कट हुआ है उसका सीधा सीधा फ़ायदा या ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं या उन्होंने देना शुरू कर दिया है। जो नए बोरोवर आएंगे उनके साथ वो अपने मार्जिन को बचाने की जद्दोजहद करेंगे, वहाँ पे अपना मार्जिन निकालने की कोशिश करेंगे। जी। सरकारी बैंक सबसे पहले रेट कट कर रहे हैं और एक जो कंपटीशन है जी बैंकों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक लेने का या अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का, वो जो उसका फ़ायदा जो है वो बोरोवर्स को मिलता हुआ नज़र आ रहा है विशाल जी। तो आपने कह रहे हैं कि सर पुराने वाले को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, नए वाले के लिए बैंक सोच रहे हैं कि अपना पहले मार्जिन हम देख लें, बिल्कुल स्प्रेड से जो फायदा होने वाला वो देख लें तब तय करें। लेकिन सर ऐसे में रेट कट के बाद एक और अहम सेक्टर है कि हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट की भी बात कर लेते हैं सर। वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। वो वाला मामला क्या है सर, वो भी हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि रेट कट का डिस्कस कर लिया तो हाउसिंग सेक्टर को कैसे छोड़ें। देखिए, हाउसिंग सेक्टर पिछले कुछ वक्त से लगातार बूम में है। सरकार की स्कीमें हों, कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों जो घर बनवाने का उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। प्लस अब जो रेट कट का डाउनवर्ड साइकिल जो शुरू हुआ है उसमें अब लोग, जो बहुत सारे लोग जो ऊंचे ब्याज की वजह से रुके हुए थे घर खरीदने को लेके, वो अब एक बार फिर से तेज़ी से आगे आ सकते हैं और अपने घर खरीदने की जो डील्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, घर खरीदने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि लोन का रेट जो है अब वो 7.75% के भी नीचे कई बैंकों के आ गए हैं। जी। तो इसका फ़ायदा मिलेगा पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को, इसका फ़ायदा मिलेगा आम लोगों को जिनको सस्ते ब्याज पे आपको घर खरीदने का एक मौका मिलेगा। और न केवल हाउसिंग सेक्टर को फायदा होगा, इकोनॉमी मुश्किल से गुजर रहे ऑटो सेक्टर को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, जहां पे कि जो कार सेल्स है, कम से कम अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें, वहां पे बिक्री जो है वो सबड्यूड बनी हुई है लगातार। जी। तो वहाँ भी रेट्स तो कम हुए ही होंगे सर। ऑटो बिल्कुल, रेट सारे अक्रॉस दी जो आपके जो सेगमेंट हैं वहां पर रेट जो है होम लोन से, प्रवीण सर, होम लोन से और कार लोन के अगर कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि 2% का स्प्रेड रहता है सर। मान लीजिए 8% पे होम लोन का मिलता है तो 10% पे शायद कार लोन मिल जाता है या 9% के आसपास का मिल जाता है।